हेलो वैसे वीडियो का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में सेल का, जो कि काफी डिटेल्स में पढ़ाया गया है, डायग्राम के साथ बताया जाएगा। और इसमें क्या करना है कि जो भी पढ़ाया जाएगा उस वीडियो को अच्छे से वॉच आउट करना है। वॉच करने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डॉट्स को शेयर करना है। और उसके साथ साथ जो भी वॉच करने के दौरान जितने भी सारे कुछ आएंगे वो सारे को नोट्स बनाने हैं, या फिर और अगर उस तरह का होगा तो आपको व्हाट्सएप के जरिए उस तरह के प्रॉब्लम्स को दिया जाएगा, या फिर असाइनमेंट होंगे तो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और उन सारी चीजों को कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका स्कूल खुलेगी उस दौरान आपका नोट्स और सारा असाइनमेंट चेक होगा। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द सेल स्ट्रक्चर्स। सेल स्ट्रक्चर्स, और हम लोग इस सेल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे वह है सेल मेम्ब्रेन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इन सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि ये जनरलाइज सेल होता है। और सेल्स के किसी भी सेल्स के बाहर का जो लेयर होता है, ये बाहर वाले हिस्से को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या इसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। वैसे में अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन्स में मटेरियल्स का एक्सचेंज जो होता है, वह मटेरियल्स का जो एक्सचेंजमेंट होता है, व्हाटएवर द फंक्शन एक सेल के अंदर में जो परफॉर्म होती है, और वह फंक्शंस के दौरान जो मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है, यानी कि सेल के अंदर से जो बाहर निकलते हैं और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेल के अंदर में प्रवेश करते हैं, एक सेल को सर्वाइव करने के लिए उस मटेरियल्स को एक्सचेंज में सेल मेम्ब्रेन की अहम रोल होती है, क्योंकि वो किसी भी पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके ही सेल के अंदर में प्रवेश करने देता है। And at the top of the cell membrane there is a special type of receptions that is called receptor, and that receptors allow the materials inside the cells. तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानने से पहले सब कुछ हम लोगों को सेल का फीचर्स जानना होगा, सेल मेम्ब्रेन का फीचर्स जानना होगा कि क्या इस सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी सेल का एक आउटर कवरिंग होता है। It is outer covering of the cell। किसी भी सेल का एक आउटर कवरिंग होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड फीचर्स का, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये डिस्कवर किया गया था क्रैमर और मैगेली के द्वारा। इट वॉज discovered by Kramer and Nagel। अगर इसकी हम अगले फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें और हम लोगों ने देखा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थीन होता है, डेलिकेट होता है, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। वैसे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है बहुत सारा। जैसे ही हम लोग इस फिगर को देखते हैं, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होता है, डेलिकेट होते हैं, और इसका नेचर सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वैसे सिलेक्टिवली परमिएबल का मीन्स होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की कुछ क्वालिटी होती है कि ये बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी सिलेक्टिवली पार्टिकल्स को ये सेल के अंदर में प्रवेश करने देता है। यानी कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिसका यूज नहीं होता है,
वैसे पार्टिकल्स को स्टॉप कर देता है और जो यूजफुल होते हैं, यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, उस यूजफुल मटेरियल्स को सेल के अंदर में प्रवेश करने देता है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स का, तो इसका एक और फीचर्स होता है, ये जो है ये लिविंग होता है, ये लिविंग होते हैं। अब वैसे इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि अगर हम जिस तरह से एक जनरलाइज सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें सेल का जनरलाइज स्ट्रक्चर का बाहर का जो हिस्सा होता है वह सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन में कैसे एक सेल के अंदर मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक सेल के अंदर से बाहर का मटेरियल्स कैसे जाता है और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मटेरियल्स कैसे आते हैं। तो उसमें देखा गया था कि अगर हम बताते हैं कि एक सेल के बाहर की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में रिसेप्शंस होता है जिसको रिसेप्टर कहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सेल के बाहर के हिस्से में ही रिसेप्टर्स पाया जाता है, सेल के इनर वाले भागों में भी पाया जाता है। अगर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पैंक्रिया हमारे बॉडी में पाया जाता है, पैंक्रिया जिससे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है और इंसुलिन जो बचता है वो बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो इंसुलिन है पूरे बॉडी सेल्स में जाता है और जो भी एक्शंस होता है वो सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके बाहर साइड से इस तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर इसको हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और था हम लोगों का, कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन भी एक खास तरह की प्रोटीन से बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसकी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, जो कि ये लाइपोप्रोटीन का मीन्स होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। तो इसमें हम लोगों को एक चीज मेन क्लियर करना है कि अगर हम इस सेल को, इस सेल मेम्ब्रेन के अगर हम माइक्रोस्कोप से डिटेल स्ट्रक्चर को वॉच आउट करते हैं, अगर हम देखते हैं तो इसमें हम लोगों को एक खास तरह की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी, जिस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वैसे पिछले मॉडल में हम लोगों ने देखा था फ्लूइड मोजाइक के मॉडल के बारे में, जिसमें यहाँ पे मैंने क्लियर डायग्राम शो किया है। यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, यही मॉडल करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि कैसे एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल्स का एक्सचेंजमेंट होता है, कैसे मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। और ये मटेरियल्स ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने कभी देखा था कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जब आउटर स्ट्रक्चर को जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या है कि अरेंजमेंट जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसको मैंने बताया था, इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मटेरियल्स का जो एक्सचेंजमेंट होता है वह शेल के इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाता है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मटेरियल्स का एक्सचेंजमेंट होता है। और यहाँ पे जो आउटर लेयर में दिखाई पड़ रहा है ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। इसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक का मींस होता है आउट, यानी कि एक मटेरियल्स का एक्सचेंजमेंट जो होता है, यानी कि जो बाहर के एनवायरनमेंट से मटेरियल जो शेल के इनसाइड में आते हैं वो एक्सटेंसिव प्रोटीन्स के द्वारा होता है। और इसके साइड्स में एक स्मॉलर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है पार्टिकल्स, ये भी एक खास तरह की प्रोटीन्स होती है जिसको कहा जाता है टनल प्रोटीन्स। और ये टनल प्रोटीन्स का रोल होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करना है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि टनल प्रोटीन्स एंड एक्सटेंसिव प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, दिस ऑल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये तीनों प्रोटीन्स का रोल होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करना, ताकि मटेरियल्स का एक्सचेंज इजीली हो सके। बच्चे तो एक चीज और हम लोगों को इसमें क्लियर करना है कि फीचर्स में सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था वहां की सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। तो वो लाइपोप्रोटीन जिसको लिपिड और प्रोटीन कहा जाता है वो वर्ड्स कहां से आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल में यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है और यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे
है, जिसमें क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का अरेंजमेंट होता है, जो कि एक लाइको है जो कि लिक्विड से टर्म्स आया है और यहाँ पे प्रोटीन है, और यही दोनों टर्म्स के कॉम्बिनेशन से वहाँ पे बना हुआ है लाइकोप्रोटीन, जिसमें हम बताते हैं या हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह लाइकोप्रोटीन से ही बना हुआ होता है। वैसे हम लोगों ने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, जो कि सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला फंक्शन का, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। शेप प्रोवाइड करने का मतलब है कि ये बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि सेल को इंजुरी से, उसको डेसिकेट होने से बचाता है और उस सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे तो यही सेल मेम्ब्रेन का और भी फंक्शन होता है, ये सेल को ड्राई होने से, यानी कि उसको डेसिकेशन से, ड्राइनेस को हम डेसिकेशन बायोलॉजिकल टर्म्स है जिसको हम डेसिकेशन से इंडिकेट करते हैं इसको। और ये सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, किसी भी प्रकार का इंजरी होता है तो उस इंजरी से सेल मेम्ब्रेन बचाता है और उस सेल को ड्राइनेस से, सूखने से उसको प्रोटेक्ट करता है। नेचर में सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, मैंने पिछले डायग्राम में भी बताया था कि सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। सिलेक्टिवली परमेएबल इसका नेचर भी होता है क्योंकि ये क्या करता है कि किसी भी सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही एक सेल के अंदर में प्रवेश करने देते हैं। जो मटेरियल्स यूजफुल होते हैं उसी प्रकार के मटेरियल्स को सेल के अंदर में प्रवेश करने देता है। जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उस अनवांटेड पार्टिकल्स को प्रवेश नहीं करने देता है। दूसरी चीज है इसमें, इट फॉर्म्स ऑर्गेनेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और एक साइटोप्लाज्म के अंदर में जो वेरियस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी होते हैं, वो सारे ऑर्गेनेल्स को भी फॉर्म करने का काम करता है। क्योंकि ये फॉर्म करने का मीन्स यहाँ पे होगा कि अगर सेल मेम्ब्रेन रैप्चर्स होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जितने भी ये साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स पाया जाता है वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर आ जाएंगे। वैसे अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल का एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जिस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर में ब्रेन होता है कंट्रोलिंग सेंटर, जो हमारे बॉडी के हर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इन द सेम वे एक सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग करने का काम करता है वह न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के बारे में जानने से पहले वैसे हम लोगों को देखना होगा इसका स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर वाला जो लेयर होता है, इस बाहर वाले लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और ये जो है इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। बीच का जो गैपिंग दिखाई पड़ रहा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। एंड दिस ऑल टुगेदर मेक न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है और इसके अंदर में पोर्स होते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। इसके बाद
ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में एक और स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी पाया जाता है। इस स्फेरिकल बॉडी को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इनसाइड द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर में पाया जाता है डीएनए, आरएनए सब पाए जाते हैं और यहाँ पे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। दूसरी चीज एक और हम लोगों को देखना है कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड्स पाया जाता है जो कि ये भी लिविंग होते हैं और ये जो फ्लूइड्स इसके अंदर में पाया जाता है, इस फ्लूइड्स को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है इसको, या फिर इसी को हम न्यूक्लियर सैक भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमैटिन कहा जाता है। क्रोमैटिन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है कि ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये डीएनए से बना हुआ होता है और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं एंड जीन्स इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, दो लेयर से बना हुआ होता है। बाहर वाले लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इनर के मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये तीनों इंक्लूड होता है न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर में पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। जिस न्यूक्लियर पोर से एक न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, वो मटेरियल्स का एक्सचेंज इसी न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होता है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड्स पाए जाते हैं जिन फ्लूइड्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड्स व्हिच प्रोवाइड्स कुशन टू द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को कुशन प्रोवाइड करने का काम करता है और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। इट इज मेड अप, जो कि क्रोमैटिन जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से बॉन्डेड होता है, डीएनए से बॉन्डेड होता है। वो डीएनए में जीन से कंपोज होता है। जीन एक खास तरह की प्रोटीन होती है जो कि इनहेरिटेंस को कैरी करता है, हेरिडिटी को कैरी करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जिसके कारण क्या होता है कि एक बच्चे का, एक चाइल्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो 50% मैटरनल्स का और 50% पैटर्नल्स का जो कैरेक्टर्स होता है वो उसके बच्चे में चला जाता है। तो एक चीज यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि अब हम बारी बारी से एक एक चीज को देखेंगे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से एक न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना, उसको प्रिवेंट करना इंजुरी से, उसको शेप प्रोवाइड करना। दूसरी चीज है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको न्यूक्लियर शेल कहा जाता है, एक खास तरह की मैट्रिक्स होती है जो कि कुशन के रूप में एक्ट करता है। न्यूक्लियस इसी के अंदर में एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी होता है, जिस स्फेरिकल बॉडी को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये न्यूक्लियोलस इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स को सिंथेसिस करने का काम करता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन से राइज होते हैं कि एक राइबोसोम सेल ऑर्गेनेलिज होता है और एक जो होता है वह न्यूक्लियोलस है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन राइज होगा कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, तो हम लोग इसका आंसर बताएंगे न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस इज एक ऐसा पॉइंट होता है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। और मैंने बताया अगला इसमें क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन ये 3 टर्म्स इसमें होते हैं। इसमें 3 टर्म्स होने का मतलब है कि एक टर्म्स आएगा, एक जो होता है वह है क्रोमैटिन, दूसरा होता है क्रोमैटिड्स और एक होता है क्रोमोसोम्स। वैसे ये तीनों थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस होता है। क्रोमैटिन भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम्स भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन क्रोमैटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है
जो कि हिस्टोन से बना हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए की कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, ये जब कंडेंस करता है तब बनता है क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स इज आल्सो अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज विजिबल व्हेन द यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड। जब यूकैरियोटिक सेल में सेल का डिवीजन होता है तब ये क्रोमोसोम्स विजिबल होता है, और जब यही क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स में सेपरेट होता है, ये टू डॉटर सेल्स को क्रोमैटिड्स कहा जाता है, जो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट से सेपरेट होता है, जिस पार्टिकुलर सेंटर को सेंट्रोमेयर कहा जाता है, सेंट्रोमेयर इसको कहते हैं, और इसी से ये सेपरेट होता है। तो हमको यहाँ पे बात करके हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है। तो जिस प्रकार से ये बॉडी के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रेन का फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है ब्रेन, ठीक उसी प्रकार से हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सेल्स होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल से बना हुआ होता है, और उस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इस न्यूक्लियस की अहम रोल होती है, और यही न्यूक्लियस उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था डायग्राम में कि बहुत सारे फीचर्स थे, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो न्यूक्लियस को हम लोगों ने देखा था कि वो स्फेरिकल ऑर्गेनली होता है, जो कि वो बॉन्डेड होता है दो मेम्ब्रेन से। उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं वह फ्लूइड्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं जो कि कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, ये कैरी करने का काम करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं फंक्शन का, तो फंक्शंस में जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्रेन क्या करता है कि हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस भी जो होता है एक सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होता है, जो कि वो न्यूक्लियस में राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि राइबोसोम्स का सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होता है। दूसरी चीज कि ये न्यूक्लियोलस में ही पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि मैंने बताया कि इसमें जीन्स पाए जाते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है, और वो कैरियर ट्रांसमिट होता है एक पैरेंट से दूसरे पैरेंट में, यानी कि 50% कैरेक्टर्स जो होता है वह फादर का और 50% कैरेक्टर्स मदर्स का, वो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऑफस्प्रिंग उसके बच्चे में चला जाता है। वैसे अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये सेल है, सेल के बाहर वाले मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और सेल के अंदर में न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड्स पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो फ्लूइड्स पाया जाता है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं या जानते हैं इसके बारे में, ये जो होता है ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, जिस फ्लूइड्स को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म का इंटरनल लेयर जो होता है, यानी कि सबसे टॉप का जो लेयर होता है, ये सबसे ऊपर वाला लेयर बहुत ही विस्कस होता है, जिस विस्कस लेयर को कहते हैं इक्टोप्लाज्म, और इसके इंटरनल वाला लेयर बहुत ही ज्यादा नॉन विस्कस होता है, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन का, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे
तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म 3 मेन कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जिसमें सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट्स होता है वह है साइटोसोल। अच्छा, ये साइटोसोल क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं साइटोसोल का, तो साइटोसोल इज आल्सो अ फ्लूइड मैट्रिक्स मटेरियल व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, जो फ्लूइड होता है एंड दैट उसका नेचर, उस फ्लूइड का नेचर ट्रांसपेरेंट होता है, उस फ्लूइड्स को ही हम साइटोसोल कहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट्स है इस साइटोप्लाज्म का वह है सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन, अगर हम बात करते हैं सेल इंक्लूजन का, तो सेल इंक्लूजन क्या होता है कि सेल इंक्लूजन भी साइटोप्लाज्म के अंदर में ही पाया जाता है एंड इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। और इसमें एक और चीज हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि ये साइटोप्लाज्म में फ्लूइड्स मटेरियल होता है, द सेम वे ऐसा ही फ्लूइड्स जो होता है ये साइटोसोल है, या हम सेल इंक्लूजन की बात करते हैं। इसमें एक और चीज हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड की एक टर्म्स जो आता है वह है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये प्रोटोप्लाज्म ये 2 वर्ड से बना हुआ होता है, प्रोटो और प्लस प्लाज्म। वैसे प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट और प्लाज्म का मीन्स होता है लिक्विड। तो इस प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कह भी सकते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का ये लिविंग कंपोनेंट्स होता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकेंजे, बट बिफोर पुरकेंजे प्रोटोप्लाज्म इज नेम्ड एज शार्कोट। से इसमें एक चीज क्लियर करना है कि सबसे पहले जेई पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था इन्होंने, लेकिन बिफोर प्रोटोप्लाज्म का नाम इन्होंने जेई पुरकेंजे ने दिया था, लेकिन प्रोटोप्लाज्म से सबसे पहले इसी लिक्विड्स का नाम था शार्कोट। और सबसे पहले इस शार्कोट्स के बारे में बताया था किसने? तो सबसे पहले इस शार्कोट्स के बारे में बताए थे वो साइंटिस्ट का नाम है डुजार्डिन, और इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। बाद में फिर इसी शार्कोट का नाम जेई पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म के रूप में दे दिया। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये सेल का लिविंग कंपोनेंट्स होता है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन में। ये साइटोप्लाज्म होता है 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। सबसे पहले साइटोसोल, जिसमें मैंने बताया ये हेवी फ्लूइड्स लिक्विड मटेरियल होता है जो कि नेचर में ट्रांसपेरेंट होता है। सेल इंक्लूजन के बारे में ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है सेल का। और थर्ड जो होता है वह है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे देखें ये साइटोप्लाज्म का ये सारा कंपोजिशन था। तो हम लोगों ने देखा साइटोसोल के बारे में, सेल इंक्लूजन के बारे में, और नेक्स्ट जो है वह है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज तक के वीडियो में जो कुछ भी सारा कुछ पढ़ाया गया है उस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। वॉच करने के दौरान कुछ भी अगर डाउट्स आते हैं उस डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और साथ साथ में मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने हैं।